Hello students and welcome to set 2 of CG Board Class 8 Social Science Model Question Papers। इंस्ट्रक्शंस वही सारे रहेंगे जो हम लोग सेट 1 में देखे थे। फर्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर्स में विच अमंग द फॉलोइंग डू नॉट डिस्क्राइब एनी रिसोर्स। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी क्वांटिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल्स। इसमें से क्या मिनरल का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दे आर इनएग्जॉस्टिबल। मिनरल्स जो हैं वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद, तो वो इनएग्जॉस्टिबल तो नहीं है। ये नेचुरल प्रोसेस से बनते हैं तो बिल्कुल बनते हैं। इनका एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है, बिल्कुल होता है। इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है, मतलब कि कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम ऐसे मिलता है, तो बिल्कुल ये भी है। लेकिन एग्जॉस्टेबल होते हैं ये, तो यहाँ पे इनएग्जॉस्टिबल दिया था, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है वो मिनरल्स का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। इसके बाद में फिर ऑल्टरनेटिव्स में आपका थर्ड क्वेश्चन हॉर्टिकल्चर मीन्स। हॉर्टिकल्चर का क्या मीनिंग होता है ये आपको बताना है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सिलिकॉन वैली इज़ लोकेटेड इन। सिलिकॉन वैली कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये कैलिफोर्निया में है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देन द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड लिव्स इन। वर्ल्ड का जो हाईएस्ट पॉपुलेशन है वो एशिया में रहता है। ऑब्वियस भी है क्योंकि एशिया जो है वो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। देन वाई यू गिव मी ब्लड आई शैल गिव यू इंडिपेंडेंस। ये स्लोगन कौन दिया था, सेट 1 में हम लोग देखे हैं, शायद आपको याद हो गया होगा। ये स्लोगन जो है वो बाल गंगाधर तिलक जी का है। देन इसके बाद में नो नो नो, सेट 1 में हम लोग देखे थे इंडिपेंडेंस इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, वो बाल गंगाधर तिलक जी का था। यहाँ पे दिया है यू गिव मी ब्लड आई शैल गिव यू इंडिपेंडेंस, ये सुभाष चंद्र बोस जी का था। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मैन मेड रिसोर्स। इनमें से क्या मैन मेड रिसोर्स है। मिनरल्स नेचुरली मिलते हैं, रॉक्स भी और सॉइल भी, लेकिन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है ये मैन मेड रिसोर्स है। देन इसके बाद में क्वीन विक्टोरिया प्रोनाउंस्ड डिक्लेरेशन इन। क्वीन विक्टोरिया जो है वो डिक्लेरेशन कब दी थी, 1 नवंबर 1858 में। देन वाटर प्लैनेट ईज। अर्थ को ही तो वाटर प्लैनेट बोलते हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थ। देन हाउ मेनी एरिया इज कवर्ड विथ वाटर इन अर्थ। अर्थ में वाटर से उसका कितना एरिया जो है वो कवर्ड है, तो अबाउट 71% जो है अर्थ का वो वाटर से ही कवर्ड है, तो आंसर हो गया ऑप्शन डी। देन फिल इन द ब्लैंक्स। परमानेंट सेटलमेंट हैज़ अमेंडेड बाय। परमानेंट सेटलमेंट को कॉर्नवालिस से रिलेटेड है, तो आप यहाँ पे याद करोगे लॉर्ड कॉर्नवालिस। देन नॉट टू ज्वाइन एनी ब्लॉक इज कॉल्ड। किसी भी ब्लॉक का ज्वाइन ना होना इज नॉन अलाइनमेंट, क्योंकि ज्वाइन या अलाइन होना एक चीज़ है। देन सेल्स टैक्स वॉज एडेड टू द प्राइस ऑफ द आइटम एंड सोल्ड टू द कंज्यूमर। सेल्स लिखा है सेल्स होगा। देन टू इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट एनी एक्सीडेंट इज कॉल्ड। पुलिस को किसी भी एक्सीडेंट के लिए इन्फॉर्म करना, इसको बोलते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। देन आर कॉन्स्टिट्यूशन बिकम्स रेडी ऑन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब रेडी हुआ था, 26 नवंबर 1949। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। वाई द रिसोर्सेज ऑन अर्थ आर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। अर्थ में रिसोर्सेज अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों है, तो आंसर है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन अर्थ आर डिपेंडेंट ऑन मल्टीलेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरिया, द अर्थ's क्लाइमेट एंड वेजिटेशन। ड्यू टू द इनइक्वालिटी इन दीज फैक्टर्स द रिसोर्सेज ऑन अर्थ आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो अर्थ में जो एरिया का डिस्ट्रीब्यूशन है, अर्थ का जो क्लाइमेट है और वेजिटेशन है, ये अलग अलग है अलग अलग जगह पे, और इन्हीं फैक्टर्स के ऊपर रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिपेंड करता है। और क्योंकि इसमें इनइक्वालिटी है इसलिए रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन में भी अनइक्वालिटी है। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर ब्रिटिशर्स गॉट द राइट टू कलेक्ट द लैंड रेवेन्यू फ्रॉम विच स्टेट। बैटल ऑफ बक्सर के बाद में ब्रिटिशर्स को कौन से स्टेट से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के राइट्स मिल गए, ये हम लोग सेट 1 में भी देखे थे कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा वाला जो रीजन है वहाँ पे इनको राइट्स मिल गए थे। देन व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ इन्वेंशन ऑफ आर्ट ऑफ प्रिंटिंग। प्रिंटिंग जो है इसका इन्वेंशन किया गया तो उसका क्या रिजल्ट आया था। सो ड्यू टू द डिस्कवरी ऑफ प्रिंटिंग मशीन्स द नंबर ऑफ बुक्स इंक्रीज। डिस्कवरी नहीं इन्वेंशन होगा, तो जो
प्रिंटिंग मशीन्स हैं उसके डिस्कवरी की जगह इन्वेंशन लिखोगे तो उसके इन्वेंशन से जो बुक्स हैं ना वो बढ़ गए थे और वो अवेलेबल हो गए थे बहुत ही लो कॉस्ट पे। और जो नॉलेज है वो स्प्रेड होने लगा था बहुत ही तेज़ी से, और जो मॉडर्न व्यूज़ हैं वो भी ईज़िली स्प्रेड हो पाए। व्हाट इज़ बेगारी? बेगारी क्या होता है? तो टेकिंग वर्क फ्रॉम अ पर्सन विदाउट पेइंग वेजेस इज़ कॉल्ड बेगारी। फोर्स्ड लेबर इसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो लोगों का काम करना विदाउट एनी वेजेस, बिना कोई सैलरी लिए, इसको बेगारी करना बोलते हैं, जिसको कि फोर्स्ड लेबर बोला जाता है। अब हमारी कंट्री में बेगारी जो है वो एक्सटेंसिवली प्रैक्टिस किया जाता है, लैंडलॉर्ड्स के थ्रू कराया जाता था, और वैसे ही मनी लेंडर्स जो होते हैं वो कराते हैं, मतलब जो पैसे देते हैं किसी को, जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है, ज़्यादा ज़मीन होता है, वो ऐसे ही अपने से नीचे वालों से काम फोर्सफुली करा लेते हैं। व्हाट व्हाई डू वी नीड कोर्ट्स? कोर्ट का ज़रूरत क्यों है? तो अपने जो भी क्रिमिनल मैटर्स होते हैं, जो भी क्राइम होता है, या फिर अगर कोई सिविल मैटर्स भी हैं, उनके सेटलमेंट के लिए कोर्ट्स या फिर लीगल सिस्टम का रिक्वायरमेंट होता है। तो आंसर लिखोगे, इन ऑर्डर टू सेटल एनी क्राइम वेदर क्रिमिनल और सिविल वी रिक्वायर द कोर्ट और लीगल सिस्टम। अगर क्वेश्चन आ जाता व्हाई डू वी नीड अ लीगल सिस्टम, तब भी आप लिख सकते हैं। देन व्हाट इज़ टैक्स? एक्सप्लेन। टैक्स क्या होता है? तो टैक्स वो कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन है जो हर एक इंसान गवर्नमेंट को देता है, ताकि गवर्नमेंट उनको सारे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा पाए। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। हाउ ब्रिटिशर्स वॉन मराठा? ब्रिटिशर्स जो है वो मराठा वाला जो एरिया था उसको कैसे वो जीते थे। द थर्ड मराठा वॉर टोटली डिस्ट्रॉयड मराठास। मराठा टोटल 3 वॉर्स हुए थे, तो जो थर्ड वॉर हुआ था वो मराठास को टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया। The adopted son of Peshwa Nana Sahib was refused the pension which the Peshwa had been receiving। तो जितने भी पेशवास थे उनको पेंशन मिलता था, तो जो लास्ट एडॉप्टेड सन थे, उन जो कि नाना साहिब थे, उनको पेंशन देने से मना कर दिया गया, क्योंकि वो इनहेरिटेड नहीं है, एडॉप्टेड है। सिमिलरली जो नवाब थे, उनका, नवाब ऑफ कार्नेटिक्स, इनका डेथ हुआ। इस डेथ के बाद में हिज रिलेटिव डिड नॉट रिसीव द पेंशन। उनके जो रिलेटिव्स हैं उनको भी फिर पेंशन नहीं दिया गया। विद इन फ्यू ईयर्स पेशवा के रीजन्स में बहुत सारे ऐसे पार्ट थे जो ब्रिटिश एम्पायर के अंदर आ गए। जो मराठा सरदार हैं वो भी ब्रिटिश रेजिमेंट्स के अंदर आ गए, और इस तरह से ब्रिटिशर्स जो हैं वो पूरे मराठा के ऊपर कैप्चर कर लिए। मतलब मेन है कि वो पेंशन सिस्टम को ख़त्म किए थे पहले, और फिर धीरे धीरे उनका कंट्रोल आ गया। व्हाट डू यू नो अबाउट आवर कंट्रीज़ पार्लियामेंट? आप हमारी कंट्री के पार्लियामेंट के बारे में क्या जानते हैं? तो जो पार्लियामेंट है वो लॉ मेकिंग बॉडी है गवर्नमेंट का। प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों बॉडीज़ कंबाइन होकर के पार्लियामेंट फॉर्म करते हैं। ये भी हम लोग सेट 1 में देखे हैं। डिफरेंस बिटवीन फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल्स। तो फेरस मिनरल्स वो सारे होते हैं जिसमें आयरन प्रेजेंट रहता है, नॉन फेरस में आयरन प्रेजेंट नहीं होता है। फेरस के एग्जांपल में आयरन ओर और मैंगनीज ये लिख सकते हो। नॉन फेरस में कॉपर, सिल्वर या फिर कोई भी ऐसा मिनरल जिसमें आयरन नहीं है वो लिख सकते हो। देन फेरस मिनरल्स जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में। और वहीं पे नॉन फेरस मिनरल्स जो है वो छोटे छोटे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में यूज़ होता है। फेरस मिनरल्स जो हैं वो मैग्नेट के प्रेजेंस में अट्रैक्ट होते हैं, ये नहीं होते हैं, वो भी लिख सकते हो। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है और उसके डिसएडवांटेजेस लिखने हैं। What is shifting cultivation? What are its disadvantages? So the cultivation which is done by changing the place is called shifting cultivation. कल्टीवेशन तो शिफ्ट होना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो जगह चेंज कर करके जो कल्टीवेशन किया जाता है इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं। इसके लिए क्या होता है, अ प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लीन्ड बाय फेल ऑफ ट्रीज एंड बर्निंग देम। जो प्लॉट है उसको क्लियर किया जाता है, मतलब कि कोई भी ज़मीन उसका एक हिस्सा उसको क्लियर करते हैं। कैसे? तो उसमें जो ट्रीज़ होंगे उसको कट कर देंगे, जला देंगे। जो ऐश उस ट्री से निकलता है वो मिक्स हो जाता है सॉइल में, जो कि सॉइल को थोड़े टाइम के लिए फर्टाइल बना देता है। अब जब उसमें क्रॉप्स लगाते हैं, क्रॉप्स का ग्रोथ होता है, कल्टीवेशन हो जाता है, उसके बाद में कुछ टाइम के बाद ये जो सॉइल है उसका फर्टिलिटी कम होने लगता है। कम होते-होते धीरे-धीरे ये जो सॉइल है इसका कल्टीवेशन ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है, और उसके बाद में जो लोग हैं वो उस लैंड को छोड़ देते हैं और दूसरे लैंड में मूव हो जाते हैं। इसी को ही शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग कल्टीवेशन या फिर स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या-क्या हैं? तो जो फॉरेस्ट है वहाँ पे एग्रीकल्चर अगर करेंगे तो उसके वजह से फॉरेस्ट को क्लीन करना पड़ता है,
तो डिप्लीशन हो रहा है। एयर पॉल्यूशन हो रहा है क्योंकि हम लोग फॉरेस्ट में फिर बर्निंग भी कर रहे हैं, जो चीज़ पेड़ हम लोग कट किए उसको जलाए। इसके बाद में जो लोग हैं वो यहाँ पे जो लैंड होता है ना उसको बिना ही लेवलिंग किए छोड़ देते हैं, और इसके वजह से जो सॉइल है वो डिप्लीट होता जा रहा है। देन क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डू यू मीन बाय मिनिमम वेजेस और कलेक्टर रेट? ये भी हम लोग सेट 1 में देखे हैं। जो रिपीट हो रहा है उसको छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट आर द मेथड टू मेक सॉइल फर्टाइल? सॉइल को फर्टाइल बनाने के लिए क्या क्या मेथड्स हैं? तो क्रॉप्स जो है वो डिफरेंट टाइप्स के ग्रो किए जाएं। जो नेचुरल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हैं जिसको कि मैन्योर बोलते हैं, और जो काउडंग है उसका यूज़ किया जाए, ना कि आर्टिफिशियल वाले फर्टिलाइज़र्स। फिर इरिगेशन मेथड जो है वो प्रॉपर रहे। देन डेयरी एग्रीकल्चर अकॉर्डिंग टू द फर्टिलेशन ऑफ सॉइल। डेयरी नहीं, यहाँ पे डूइंग होगा। डूइंग एग्रीकल्चर अकॉर्डिंग टू द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। सॉइल का फर्टिलिटी कैसा है उसके बेसिस पे ही एग्रीकल्चर जो है वो किया जाए। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट आर द टू इम्पॉर्टेंट टीचिंग्स ऑफ सतनाम पंथ? जो सतनाम पंथ है उनके दो इम्पॉर्टेंट टीचिंग्स आपको लिखने हैं। तो गुरु घासीदास जो है वो प्रमोटर थे सतनाम पंथ के, और ये अपना पूरा ही लाइफ स्पेंड कर दिए सोसाइटी में रिफॉर्म्स यानी कि चेंजेस लाने के लिए। अब इसके जो मेन प्रिंसिपल्स हैं वो दिए हुए हैं, इसमें से आपको दो लिखना है तो दो ही दिया है। फर्स्ट है ट्रूथ इज़ गॉड। सच जो है वो गॉड है। तो घासीदास कंसिडर्ड ट्रूथ इज़ गॉड। इनका क्या मानना था कि जो सच्चाई है वो ही गॉड है। इफ़ वी प्रे टू गॉड बाई रियल माइंड वी कैन अचीव गॉड। अगर हम अपने सच्चे मन से गॉड की प्रेयर करते हैं तो हम लोग उनको अचीव कर सकते हैं। एंड वी शुड कंट्रोल आवर माइंड ओवर माइंड। द सिंबल ऑफ सतनाम पंथ इज वाइट फ्लैग। यहाँ पे वी शुड कंट्रोल ओवर माइंड, ये एक स्टेटमेंट हो गया। इसके बाद दिया है कि सतनाम पंथ का जो सिंबल है वो वाइट फ्लैग था, जो कि मैसेज देता है कि आपको ट्रूथ के पाथ पे चलना है, क्योंकि वाइट कलर जो है वो पीस ट्रूथ इन्हीं सब चीज़ों का सिंबल होता है। इसके बाद जो ट्रूथ है वो गॉड है, इसलिए आपको जब गॉड से प्रे करना है तो हमेशा सच बोलते रहना चाहिए। ये चीज़ें हैं। देन सोशल एंड रिलीजियस इक्वालिटी। सतनाम जो हैं वो बिलीव करते थे कि कास्ट और अनटचेबिलिटी जो है वो नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर मतलब उनका बिलीफ नहीं है। इसके बाद में इसके लिए फिर उनके जो आइडियाज़ थे वो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि नैरो माइंडेडनेस। उनके हिसाब से ये सारे जो आइडियाज़ हैं वो नैरो माइंडेड है, मतलब कि पुराना छोटा सोच है। दे गेव द मैसेज टू द पीपल दैट ऑल ह्यूमन बींग्स एंड चिल्ड्रेन are the children of God, so we should not discriminate them on the basis of caste and religion। तो उनका मानना था कि जो भी ह्यूमन बींग्स है वो गॉड के ही चिल्ड्रन हैं, तो कास्ट और रिलीजन के बेसिस पे उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। जो हाईएस्ट रिलीजन है वो ह्यूमैनिटी होता है, और बाकी सारे ही जो रिलीजन्स हैं वो इस चीज़ को फिर मतलब कहीं ना कहीं इस चीज़ को वो सप्रेस कर देते हैं और अपने सुपीरियरिटी को दिखाने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एक्सप्लेन द मेन रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ टेकन प्लेस इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में जो मेन रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हुए थे वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं। तो पहला है अगेंस्ट द आउटरेज एंड जस्टिस डन बाय इंग्लिश, वी नारायण सिंह जमींदार ऑफ सोनाखान फाउट ब्रेवली। He was a leader of 1857 struggle in Chhattisgarh. On December 10, 1857 in Raipur, in the presence of people, soldiers, he was hanged publicly, people और soldier। तो यहाँ पे फर्स्ट जो इंसिडेंट दिया है, फर्स्ट रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी दिया है वो शहीद वीर नारायण सिंह जो कि सोना खान के ज़मींदार थे उनके बारे में दिया हुआ है। और ये हम लोग वीडियो 1 में भी देखे थे वीर नारायण सिंह का क्या कंट्रीब्यूशन था। तो जो इंग्लिश मैन थे उनके इनजस्टिस को देखते हुए ये एक आउटरीच किए थे। अब इनके लीडरशिप में जो 1857 का रिवॉल्ट है वो छत्तीसगढ़ में भी देखने के लिए मिला वो स्ट्रगल। और 10 दिसंबर 1857 को रायपुर में इनको सोल्जर्स और कॉमन पीपल के बीच में ही पब्लिकली हैंग कर दिया गया था। इसको डिटेल में हम लोग फर्स्ट वीडियो में देखे थे। सेकंड यहाँ पे दिया हुआ है इन अंडर द लीडरशिप ऑफ हनुमान सिंह राजपूत ऑन 18 जनवरी 1858 एट रायपुर कैंप फौजी चुनी। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि लीडरशिप किसका है, हनुमान सिंह का, और डेट दिया है 18 जनवरी 1858 और जगह दिया है रायपुर का कैंप, जिसको कि फौजी चौनी भी बोलते हैं। यहाँ पे एक रिवॉल्ट हुआ। देयर वन इंग्लिश ऑफिसर सिंडल वॉज किल्ड ब्रिटिशर्स ऑन 22 जनवरी
1858 अरेस्टेड रेवोल्यूशनिस्ट एंड हैंग देम। यहाँ पे फुल स्टॉप का कमी है, तो फिर एक इंग्लिश ऑफिसर जिनका नाम सिडनेल था, इनको किल कर दिया गया था। यहाँ पे आप फुल स्टॉप लगाओगे। उसके बाद ब्रिटिशर्स जो हैं वो 22 जनवरी 1858 में इस रेवोल्यूशनिस्ट को अरेस्ट कर लिया और उसको फिर हैंग कर दिए। ये इंसिडेंट जो है वो लोगों के मन से भूलने जैसा नहीं था, जिसकी वजह से पूरा ही छत्तीसगढ़ स्टेट जो है वो बहुत ज़्यादा ऐसे बोलोगे कि इस इंसिडेंट को याद रखा और कहीं ना कहीं उसकी वजह से फाइट बैक किया। देन बिफोर द क्विट इंडिया मूवमेंट इन छत्तीसगढ़, youth made plan to throw bomb in assembly, but somebody informed police about it, and about 15 revolutionaries were given strict imprisonment। तो क्विट इंडिया मूवमेंट से पहले छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसे लोग थे जो प्लान किए थे कि वह असेंबली में बॉम्ब थ्रो करेंगे, और इसका इन्फॉर्मेशन पहले से ही कोई लीक कर दिया, जिसकी वजह से टोटल 15 रेवोल्यूशनिस्ट को यहाँ इम्प्रिजन कर दिया गया था। इस इंसिडेंट को राजपुर कॉन्स्पिरेसी केस बोलते हैं, रायपुर कॉन्स्पिरेसी केस। देन क्वेश्चन नंबर 16, हु वर द कोपरनिकस एंड गैलीलियो, व्हाट वाज देयर कंट्रीब्यूशन। कोपरनिकस और गैलीलियो कौन थे, उनका क्या कंट्रीब्यूशन था। सो कोपरनिकस एंड गैलीलियो वर द फेमस साइंटिस्ट हु established scientific explanation about universe which were just opposite to olden beliefs। पुराने जो भी थॉट्स या बिलीव्स थे उसके अगेंस्ट में नए साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस देने वाले दो साइंटिस्ट का नाम है ये कॉपरनिशियस और गैलीलियो। ये बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे उस एरा के। फॉर एग्जाम्पल, दे प्रूव दैट अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन एंड नॉट द सन। पहले क्या कॉन्सेप्ट था कि सन रोटेट करता है, मतलब रिवॉल्व करता है, इसलिए आपको दिखता है कि सुबह सन जो है वो ईस्ट में है, देन शाम में वो वेस्ट में है, फिर ख़त्म नहीं दिख रहा है रात में, तो एक सर्कल हो रहा है। तो लोगों को पहले लगता था कि अर्थ है बीच में और सन उसको रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो ये इस थ्योरी को गलत प्रूफ किए थे कि वो सन नहीं है जो रिवॉल्व करता है, बल्कि वो अर्थ है जो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। देन ड्यू टू दिस रिवॉल्यूशन डेज एंड नाइट टेक प्लेस। These thoughts had adverse effects in religious faith. From here only Reformation movement started। तो ये सारे जो थॉट्स थे इसका रिलीजियस फेथ पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ा था और यहीं से रिफॉर्म मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हुआ था। देन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। फ्रीडम ऑफ रिलीजियन से आप क्या समझते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फ्रीडम ऑफ रिलीजियन ग्रांट करता है इंडियन सिटीजन्स को, और वो इंक्लूड करती हैं फॉलोइंग चीज़ें। एवरी सिटीजन हैज़ राइट टू फॉलो एनी रिलीजियन अकॉर्डिंग टू देयर फेथ एंड बिलीव। हर एक सिटीज़न के पास में राइट है कि वो अपने फेथ और अपने बिलीव से किसी भी रिलीजन को वो फॉलो कर सकता है। हर एक सिटीज़न के पास में राइट है कि वो रिलीजियंस को प्रोपागेट कर सकता है अपने रिलीजन को। देन हर सिटीज़न के पास राइट है कि वो टेम्पल्स जा सकता है या फिर वो अपने रिलीजियस सेंटर्स या सभास में जा सकता है। ही कैन ओपन एनी स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूशंस रिलेटेड टू एनी रिलीजियन ही बिलीव्स। और वो इंसान कोई भी स्कूल, कॉलेज या इंस्टीट्यूशन खोल सकता है अपने रिलीजियस बिलीव्स को प्रमोट करने के लिए। Any person can form any religious organization, organize any sabha for his religion। तो कोई भी पर्सन अपने रिलीजन के लिए रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस बना सकता है, सभा जो है वो ऑर्गेनाइज कर सकता है। ही कैन गो टू फॉरेन कंट्रीज ऑल्सो फॉर स्प्रेड ऑफ हिज रिलीजन। अपने रिलीजन को स्प्रेड करने के लिए वो फॉरेन कंट्रीज में भी जा सकता है। दैट डिस्क्राइब अबाउट द 4 इंपॉर्टेंट पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के 4 इंपॉर्टेंट पावर्स को आपको डिस्क्राइब करना है। तो पहला देखते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ स्टेट्स, स्पीकर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एक्सेट्रा। प्रेसिडेंट जो है वो किसको किसको अपॉइंट करते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो आप प्राइम मिनिस्टर का भी नाम लिख सकते थे कि प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर। इसके बाद ये गवर्नर्स को अपॉइंट करते हैं, हर एक स्टेट का अपना एक गवर्नर होता है तो उसका अपॉइंटमेंट यही करते हैं। जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इसका अपॉइंटमेंट करते हैं। जितने भी चीफ जस्टिस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करते हैं। और जो चेयरमैन है पब्लिक सर्विस कमीशन का, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी जो बोलते हैं, उसके चेयरमैन का भी अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट करते हैं। देन जो प्रेसिडेंट है वो चीफ कमांडर होते हैं इंडिया के हर एक फोर्स के। जो प्रेसिडेंट है वो डिक्लेयर करते हैं वॉर दूसरे कंट्रीज़ के साथ में,
और वो ज्वाइन भी कर सकते हैं दूसरे कंट्रीज़ को, उनके साथ ट्रीटीज़ और आर्ग्यूमेंट्स बना सकते हैं, एग्रीमेंट्स, आर्ग्यूमेंट लिखा है यहाँ पे, एग्रीमेंट्स बना सकते हैं। देन जो प्रेसिडेंट है उनके पास में पावर होता है कि वो माफ़ कर सकते हैं, मतलब पार्डन दे सकते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास में जस्टिस का पावर होता है ना, तो वैसे प्रेसिडेंट भी कभी कभी पार्डन ग्रांट कर सकते हैं लोगों को। इसके बाद में अगर इंडिया का सिक्योरिटी डेंजर में है, वॉर का कंडीशन आया हुआ है या फिर वॉर चल रहा है, उस केस में प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं पूरे ही कंट्री में। क्वेश्चन नंबर 18, वाई वर द इंडियन सोल्जर्स इन इंग्लिश आर्मी नॉट सेटिस्फाइड बिफोर 1857? तो 1857 से पहले ब्रिटिश आर्मी में जो इंडियन सोल्जर्स थे वो सेटिस्फाइड क्यों नहीं थे? तो देर वॉज डिसकंटेंट अमंग द इंडियन सोल्जर्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। फॉलोइंग रीजन्स थे, पहला क्या, इंडियन सोल्जर्स वर फेमस फॉर देयर ऑनेस्टी बट ब्रिटिशर्स ऑल्सो यूज टू टुक देम डाउन। ब्रिटिश इंडियन सोल्जर्स जो हैं वो अपने ऑनेस्टी के लिए, मतलब ईमानदारी के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस थे, लेकिन ब्रिटिशर्स हमेशा उनको नीचा ही दिखाते थे। देन इन ब्रिटिश आर्मी द नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर्स वॉज वेरी हाई बट दे वर नॉट गिवन हाई पोस्ट और प्रमोशंस लाइक ब्रिटिश सोल्जर्स। तो ब्रिटिश आर्मी में इंडियन सोल्जर्स तो बहुत सारे थे, लेकिन उनको कभी भी हायर पोजीशंस पे नहीं रखा गया था। हायर पोजीशंस पे हमेशा ब्रिटिश सोल्जर्स ही रहते थे। देन वाइट सोल्जर्स वर पेड मोर सैलरीज कंपेयर टू द इंडियन सोल्जर्स। वाइट सोल्जर्स मतलब कि जो ब्रिटिशर्स थे उनको ज़्यादा पैसा दिया जाता था इंडियन सोल्जर्स के कंपैरिजन में। दे वर गिवन एन एक्स्ट्रा अलाउंसेस, उनको एक्स्ट्रा अलाउंसेस भी दिए जाते थे, मतलब पेमेंट के अलावा जो एक्स्ट्रा पैसा मिलता है जिसको कि भत्ते बोलते हैं वो दिया जाता था। और जब उनको वॉर वगैरह में भेजते थे तब, वहीं पे इंडियन सोल्जर्स को कोई भी अलाउंस जो है वो नहीं दिया जाता था। इसके बाद बैन वॉज पुट ऑन इंडियन सोल्जर्स ऑन पुटिंग तिलक ऑन देयर फोरहेड, पुटिंग पगड़ी, पुटिंग बियर्ड एक्सेट्रा। जो सोल्जर्स थे उनको, जैसे कि अगर वो हिंदू है तो तिलक नहीं लगाने देते थे, अगर वो सिख हैं तो उनको टर्बन्स मतलब पगड़ी नहीं पहनने देते थे, अगर मुस्लिम है तो उनको बियर्ड नहीं रखने दिया जाता था, जिसकी वजह से उनके रिलीजियस सेंटीमेंट्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो रहे थे। देन इंडियन सोल्जर्स वर सेंट टू ओवरसीज टू फाइट फॉर फाइटिंग बैटल्स वेयर एज इन दोज डेज क्रॉसिंग ओवरसीज वॉज अगेंस्ट रिलीजियन। पहले के टाइम पे ना समुद्र को क्रॉस करके दूसरे जगह पे जाना रिलीजियस बिलीफ के अगेंस्ट माना जाता था, और इंडियन सोल्जर्स को ही फोर्स किया जाता था कि वो सीज क्रॉस करके और बैटल्स फाइट करने जाएं। देन 1856 में फॉर इंडियन सोल्जर्स फाइल्ड राइफल्स एंड न्यू कार्ट्रिज वर इंट्रोड्यूस टू ओपन दीज, यहाँ पे फिर फुल स्टॉप लगेगा आपका, उसके बाद टू ओपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे फुल स्टॉप के बाद। तो 1856 में जो इंडियन सोल्जर्स हैं उनके लिए फाइल्ड राइफल्स नए बनाए गए थे जिसके ऊपर एक कार्ट्रिज लगा हुआ होता था। ये जो कार्ट्रिज है उसको ओपन करने के लिए उसको अपने दांत से तोड़ करके अलग करना होता था। सोल्जर्स जो हैं वो बिलीव करते थे कि ये जो कार्ट्रिज हैं वो स्मर हो जाएंगे, मतलब ये जो कार्ट्रिज है उनके ऊपर में फैट, जो काउस का और पिग्स का फैट है वो स्मीयर किया गया है, मतलब लगाया गया है। और इसका यूज़ कार्ट्रिज में करने के वजह से उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स जो है वो ऑफेंड हो रहे थे, चाहे वो हिंदूस हो चाहे वो मुस्लिम्स हो, क्योंकि हिंदू सोल्जर्स के लिए काउस जो हैं वो सेक्रेड होते हैं और मुस्लिम सोल्जर्स के लिए पिग्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा अगेंस्ट द रिलीजन होते हैं। तो इसके वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे। और में दिया है आइडेंटिफाई कैनेडियन शील्ड, Appalachians, Western Cordillera and Lake Superior with the help of an atlas। तो आपको दिया रहेगा अगर मैप तो उसमें आपको इन चीज़ों को लोकेट करना है, और अगर नहीं दिया होगा तो फिर आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा ही नहीं। तो कैनेडियन शील्ड जो है वो यहाँ पे है, इस वाले रीजन को बोलते हैं। देन अपलेंशियंस जो है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। उसके बाद लेक सुपीरियर यहाँ मेंशन किया है, और वेस्टर्न कॉर्डिलेरा जो है वो इस वाले रीजन को यहाँ पे मेंशन किया है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट, व्हाट वर द कॉज ऑफ डिवीजन ऑफ इंडिया? इंडिया के डिवाइड होने का क्या कॉज था, ये हम लोग फर्स्ट वाले सेट में बहुत डिटेल में देखे थे। इसके बाद दिया है और में, राइट शॉर्ट नोट ऑन प्रॉब्लम ऑफ जूनागढ़, कश्मीर प्रॉब्लम और हैदराबाद मर्ज। तो पहले देखते हैं प्रॉब्लम ऑफ जूनागढ़। जूनागढ़ जो है वो एक स्मॉल प्रोविंस था सौराष्ट्र में, और जो नवाब थे जूनागढ़ के वो मर्ज होना चाहते थे पाकिस्तान के साथ, लेकिन जो पब्लिक थी जूनागढ़ की वो मर्ज नहीं होना चाहती थी। इसके वजह से उस नवाब और
कॉमन पीपल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ और जो नवाब थे वो पाकिस्तान भाग गए और इसके वजह से 1948 में जूनागढ़ जो है वो इंडिया से मर्ज हो गया। देन एसिमिलेशन ऑफ कश्मीर, तो यहाँ पे इन दोज डेज किंग हरी सिंह वॉज रूलिंग ऑन कश्मीर। ये तब की बात है जब किंग हरी सिंह जो है वो कश्मीर पे रूल कर रहे थे। जो रूलर थे कश्मीर के वो चाहते थे कि वो इंडिपेंडेंट रहे, लेकिन जो लोग थे कश्मीर के वो चाहते थे कि वो शेख अब्दुल्ला उनके लीडरशिप में इंडिया के साथ वो यूनाइट हो जाएं। तो इंडिपेंडेंस के बाद में पाकिस्तान जो है वो स्टार्ट किया कि वो अपने सोल्जर्स की आर्मीज़ जो है वो कश्मीर पे भेजे अटैक करने के लिए। जो इंडियंस है वो सपोर्ट किए हरी सिंह को इस अटैक में, और राजा हरी सिंह जो है वो डिसाइड किए कि वो इंडिया के साथ में मर्ज हो जाएंगे, और अल्टीमेटली जो कश्मीर है वो इंडिया के साथ मर्ज हो गया और एक ट्रीटी जो है वो इनके बीच में साइन हुआ। और इसके बाद में जो इंडियन सोल्जर्स हैं वो सारे ही इन्वेडर्स को कंट्री से बाहर निकाल दिए। Then assimilation of Hyderabad. So the ruler of Hyderabad was Muslim. After independence, ruler Nizam of Hyderabad जिसको बोलते थे wanted to stay independent on deception of Pakistan, but people of Hyderabad under the guidance of Swami Ramanand Tirth wanted to assimilate with India. तो जो रूलर थे हैदराबाद के वो मुस्लिम थे और वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे। जो रूलर होते हैं हैदराबाद के उनको निज़ाम बोला जाता है। तो ये जो निज़ाम है वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे और उनका जो डिसेप्शन है वो थोड़ा-सा पाकिस्तान के टुवर्ड्स बेंड था। लेकिन जो पीपल थे वो स्वामी रामानंद तीरथ इनके गाइडेंस में इंडिया के साथ एसिमिलेट होना चाहते थे। तो इस चीज़ को सप्रेस करने के लिए, इस डिमांड को ख़त्म करने के लिए जो निज़ाम है वो बहुत सारे कोशिशें किए और वो बहुत ट्राई करने के बाद भी लास्ट में जो इंडियन सोल्जर्स हैं वो एक्शन लिए निज़ाम के अगेंस्ट और हैदराबाद जो है वो मर्ज हो गया इंडिया में। देन क्वेश्चन नंबर 20, डिस्क्राइब द रोल ऑफ इंडिया इन यूएनओ। यूएनओ में इंडिया का क्या रोल है? तो इंडिया जो है वो बहुत शुरू से ही पीस का सपोर्टर है, मतलब शांति। सो शी प्लेड, शी नहीं होगा ना, इट प्लेड, ही शी नहीं मेंशन करना है, कंट्री की बात हो रही है। तो इट प्लेड इम्पॉर्टेंट रोल इन यूएनओ, तो वो यूएनओ में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि यूएनओ का तो मेन एम ही है वो पीस प्रमोट करता है। तो आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस इंडिया डिसाइडेड टू फॉलो द पॉलिसी ऑफ पीस। इंडिपेंडेंस मिलने के बाद में इंडिया डिसाइड किया कि वो पीस का पॉलिसी फॉलो करे, और फ्रॉम टाइम टू टाइम इंडिया हैज़ प्लेड एक्टिव रोल इन यूएनओ। टाइम टू टाइम इंडिया जो है वो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में अपना एक्टिव रोल प्ले करते आया है। इंफॉर्मेशन ऑफ एम्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूएनओ, इंडिया हैज़ गिवन फुल कोऑपरेशन। तो जो यूएनओ का एम है उसमें इंडिया जो है वो फुल्ली कोऑपरेट करता आ रहा है। वो मोटिवेट भी करते हैं बहुत सारे नेशंस को कि वो यूएनओ के मेंबर बन जाए, और इन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, रिमूवल ऑफ पॉलिसी ऑफ अपार्टेड टू मेंटेन द पीस and to send military for this peace. इंडिया हैज़ ऑल्सो कोऑपरेट यूएनओ, तो इस पीस के लिए मिलिट्री भी सेंड करता है इंडिया यूएनओ के पास में, इसलिए इंडिया जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यूएनओ में। देन ऑप्शन में दिया है आपका गिव टू एग्जांपल ऑफ फॉलोइंग, कुछ चीज़ें हैं इसके एग्जांपल्स आपको लिखने हैं जैसे कि रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल के एग्जांपल में आयरन ओर और लाइमस्टोन यहाँ पे लिखा हुआ है। आप कोई भी ऐसे मिनरल्स या मटेरियल्स लिख सकते हैं जो कि किसी भी इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल्स के फॉर्म में यूज़ हो रहा है। अब एंड प्रोडक्ट, तो जैसे कि किसी एक चीज़ पे बेस करके बना लेते हैं ना, जैसे यहाँ पे हम लोग का दिया हुआ है कि आयरन ओर और लाइमस्टोन जो है वो रॉ मटेरियल के फॉर्म में यूज़ हुआ। हम लोग देख लेते हैं कि जैसे रॉ मटेरियल में बॉक्साइट यूज़ हुआ था, बॉक्साइट जो है वो ओर होता है, और यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं जैसे कि कॉपर पायराइट। तो इससे एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा? बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बन जाएगा और कॉपर पायराइट से कॉपर बन जाएगा। अब टर्शियरी एक्टिविटीज़ यहाँ पे क्या हो सकती हैं? तो टर्शियरी एक्टिविटीज़ में ट्रांसपोर्टेशन आ जाता है, और टर्शियरी एक्टिविटीज़ में ना टीचिंग भी एक कैटेगरी है उसमें जो आता है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के एग्जांपल लिखने हैं तो जूट इंडस्ट्री और शुगर इंडस्ट्री है। कॉटेज इंडस्ट्री का एग्जांपल पूछा है यहाँ पे, तो उसमें बास्केट वीविंग और पॉटरी इंडस्ट्री दिया है। कोऑपरेटिव्स का एग्जांपल पूछा है तो सुधा डेयरी एंड आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड जो कि अमूल डेयरी है, ये आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया आपका सेट 2। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेट 3 को डील करेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। सेट 3 जो है उसके लिए फ़िलहाल आपको सोशल साइंस का प्लेलिस्ट स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, इस पे क्लिक करके आप देख सकते हो।
इसके अलावा प्रीवियस ईयर के जो मॉडल पेपर्स हैं वो भी इसमें अपलोडेड हैं, वो भी हेल्पफुल रहेंगे। छत्तीसगढ़ शासन वाला एक वीडियो इसमें ऑलरेडी है और इस ईयर का जब आएगा तो उसको भी बना देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।